Okay, a very warm welcome to all of you to class 11 basic concepts classes. Uh, आज का क्लास सबसे इम्पोर्टेंट है। आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट्स में इतना जितना भी क्लासेस किए वो सारे इम्पोर्टेंट थे, और आज का क्लास खास करके इम्पोर्टेंट है बिकॉज आज का क्लास से आप लोग का प्रैक्टिकल का जर्नी शुरू होगा। अभी तक जो पढ़े वो मोस्टली थ्योरी था, बट वो थ्योरी जानने से ये प्रैक्टिकल कर पाओगे, वो भी है, तो वो सारे तो इम्पोर्टेंट थे ही। बट आज का क्लास में खास जो पढ़ने वाले हैं उससे क्या होगा, उससे जर्नल आप लोग कर पाओगे, जो कि पूरा आपका पूरा जो अकाउंट्स में जो सीखोगे, डबल एंट्री प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग, डबल एंट्री सिस्टम, ये पूरा डबल एंट्री सिस्टम में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इज जर्नल। ठीक है, तो जर्नल का आज पहला क्लास नहीं है, जर्नल के लिए जो सीखना पड़ता है उसका पहला क्लास है। ठीक है, चैप्टर 3 अगर एनसीईआरटी का बुक हम लोग जो सॉफ्ट कॉपी फॉलो कर रहे हैं वो एनसीईआरटी का बुक है, तो वो अगर माना जाए तो उसमें चैप्टर 1 और 2 हो गया है, चैप्टर 3 से आज शुरू करेंगे। वो तो सबके पास सॉफ्ट कॉपी है, और अपना किताब में भी सब लोग देख लोगे, चैप्टर 2 या 3 में ये रहेगा मैं जो आज पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो let us start quickly. Today's class is not very big. It's going to be a 1-hour class. We will end sharp at 9. Let us start. Okay. All right. So I will open the book first. एक बार बुक को खोल के मैं दिखाऊंगा। चैप्टर 3 का शुरुआत, चैप्टर 2 तक पूरा कंप्लीट हो चुका है एनसीईआरटी का किताब से, और ये चैप्टर 3 में जर्नल जैसे ही शुरू होगा हम लोग ग्रेवाल का बुक से करते रहेंगे स्कैन, डोंट वरी। Okay, so here you go. As you can see, name of the chapter is recording of transaction. तो यहाँ से आप लोग का प्रैक्टिकल शुरू हो रहा है। आप लोग को भी फील आ रहा होगा, रिकॉर्ड करना सीखना। रिकॉर्डिंग है, अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग सीखना, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करें वो एक्चुअली रिकॉर्ड सीखना, इसी चैप्टर से जर्नी शुरू हो रहा है। और रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस कोई जर्नल बोला जाता है। जर्नल इज नथिंग बट बेसिकली the first book where the transactions are recorded, the primary books of accounts. Okay, all right. जर्नल का थ्योरी एंड जर्नल डायरेक्टली हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में ही सीखेंगे, बट जर्नल सीखने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो ज्ञान और वो प्रैक्टिकल पोर्शन आज शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो देखो वो लोग वही बोला, चैप्टर 1 और 2 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, इस चैप्टर से अपने सीखेंगे कि कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें, इसलिए चैप्टर का नाम ही है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, पहला चीज बोला देखो, बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड सोर्स डॉक्यूमेंट। मैं थोड़ा सा सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में बोलना चाहता हूँ, ये क्या है नहीं है, थोड़ा सा ज्ञान रहेगा तो सुविधा हो। मैं बता दूं, सोर्स डॉक्यूमेंट कुछ ऐसा है, सोर्स डॉक्यूमेंट कुछ ऐसा है कि सोर्स डॉक्यूमेंट कुछ ऐसा है कि आज अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हम लोग जस्ट अ मोमेंट, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हम लोग रिकॉर्ड करें तो उसको बिना सबूत के हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हमेशा याद रखना, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो बिना सबूत के रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग को हमेशा रिकॉर्ड करने के लिए एक सबूत चाहिए। अच्छा, मैं बोलूं, मेरा किताब यानी कि हिसाब किताब यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं लिख दिया परचेज हुआ 50,000, मन घड़ंत लिख दिया, सबूत के बिना, चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा सर। इसीलिए कोई भी कंपनी अगर कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है तो जर्नल के खिलाफ कोई सोर्स डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी रिकॉर्ड्स हो रहे हैं वो सारा रिकॉर्ड्स के खिलाफ एक सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये सोर्स डॉक्यूमेंट होता क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट होता है सबूत। जैसे कि मैं परचेज किया 50,000 रुपया का, तो 50,000 रुपया का इनवॉइस दिखाइए, कहाँ खरीदे, किससे खरीदे, डेट, अमाउंट, ये सारा लिखा रहना चाहिए। तो जर्नल में भी कॉरेस्पॉन्डिंग वही डेट और वही अमाउंट लिखा है कि नहीं, तुम चेक करोगे एज एन ऑडिट जो सुनते हो, ऑडिट यही होता है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट चीज। बोला हर बिजनेस ट्रांजैक्शन का
खिलाफ एक सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये सोर्स डॉक्यूमेंट को अपने वाउचर बोलेंगे, वाउचर। वाउचर तो देखो कोई भी ट्रांजैक्शन को लिखने के लिए इनवॉइस एंड वाउचर होना चाहिए, ठीक है। और जर्नल एंट्री को इसलिए काफी बार आगे जाके देखोगे वाउचर एंट्री कहा जा रहा है। देखो ये देखो ट्रांजैक्शन ऑफ वाउचर, ठीक है। और ऑथोरिटी, कोई भी अकाउंटेंट खुद से ये रिकॉर्ड नहीं करेगा, ऑथराइज्ड होना चाहिए, उसका सुपीरियर या उसका मैनेजर उसको ऑथराइज किया है तब जाके वो रिकॉर्ड किया। तो एक बड़ा अकाउंटिंग सिस्टम में, एक बड़ा कंपनी में हर चीज ऐसा स्टेप बाय स्टेप होता है। स्कूल में देखते हो ना, ऑफिस में बहुत लोग बैठे रहते हैं, तो इतना लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जूनियर स्टाफ है, कुछ लोग सीनियर है, कुछ लोग हायर मैनेजमेंट है, ठीक है ना। तो सबसे ऑथोरिटी लेके ये लोग काम करते हैं, ठीक है ना। ये है फंडा। अच्छा सर ये तो समझ में थोड़ा बहुत आया, पूरा समझ में आएगा, डोंट वरी। ये पहला 2 पन्ने का थ्योरी मैं बता दिया। घर में देखो, हर एक चीज घर में देखना, पहला 2 चैप्टर घर एनसीईआरटी का किताब से ही प्रिपेयर करना। एडिशनली ये टॉपिक्स को अगर खुद का बुक से देखना है तो देख सकते हो, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स ये क्या है सर? ये हो गया कि बोला कि अकाउंटिंग वाउचर्स may be classified as cash vouchers, debit vouchers, credit vouchers, journal vouchers। ये क्या है सर? ये अभी देखने का दरकार नहीं है, ये आएगा नहीं, मैं अलग से ये कोई भी बैच में नहीं बोलता हूँ। तो वाउचर क्या है वो बता दीजिए। वाउचर है डॉक्यूमेंट्री, लिखो व्हाट इज अ वाउचर। देखो पहला चीज जो लिख रहे हो चैप्टर 3 में, चैप्टर 3 हेडिंग 2 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। जो लोग ओल्ड बैच वाले हो वो लोग भी लिखो, और लिखो रिवीजन, कहीं पे लिख लो तो याद रहेगा। ये रिवीजन नोट्स है, तुम लोग भी चैप्टर 3 खुद का किए थे, तो ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, और उसमें पहला चीज मैं क्या समझा रहा हूँ, बिजनेस ट्रांजैक्शन, टॉपिक का नाम बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड सोर्स डॉक्यूमेंट। पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन लिखो, लिखो एवरी ट्रांजैक्शन recorded, every transaction recorded must have a documentary evidence। अभी वही बोला ना, हर ट्रांजैक्शन जिसको आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो सारा ट्रांजैक्शन का एक एविडेंस या सबूत रहना चाहिए। डॉक्यूमेंट्री, अभी ये डॉक्यूमेंट्री वर्ड का मतलब क्या होता है सर? डॉक्यूमेंट्री का मतलब लिखो रिटन। डॉक्यूमेंट्री का मतलब क्या है? डॉक्यूमेंटेड, रिटन। देखो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मींस रिटन एविडेंस। एकदम लाइफ को इजी बना दो सर। लाइफ को कहाँ इजी बना रहे हैं, अकाउंट्स को इजी बना रहे हैं। हाँ, अकाउंट्स को इजी बनाओगे लाइफ इजी होगा, थोड़ा हल्का होगा ना, पढ़ाई हल्का होने से। ओके, तो लिखो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब क्या है? रिटन एविडेंस। तो सर आप क्या बताने का कोशिश कर रहे हो? मैं ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ बेटा कि हर ट्रांजैक्शन को तुम अगर रिकॉर्ड करोगे तो सबूत के खिलाफ रिकॉर्ड करना, और सबूत कैसा होना चाहिए? ओरल या रिटन? रिटन। अभी आसान लग रहा है ना? यहाँ तक मैं जो जो बोला आसान लगा? एक बार अंगूठा हो जाए आसान लगा तो। देखो एकदम आसान करके ही बता रहा हूँ। पायल ने सबसे पहले अंगूठा दिखाया, फिर ज्योतिषको ने, फिर श्रीश, प्रेरक, अंश। बेटा समझ में आ रहा है? प्रेरक को समझ में आया, अंश को समझ में आया, श्रीश नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ राइट डाउन के व्हाट इज अ वाउचर। व्हाट इज अ वाउचर? वाउचर क्या होता है? लिखो वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। वाउचर वही है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ऑफ अ ट्रांजैक्शन, ऑफ अ ट्रांजैक्शन। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन को अपने क्या बोलते हैं? वाउचर। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन को अपने बोलते हैं वाउचर। ओके, ऑल राइट। नाउ ध्यान से सुनना, नाउ ध्यान से सुनना। ये जो है, ये एक वाउचर का एक वो है, फॉर्मेट है। ऐसा देखो, ऐसा ही होना पड़ेगा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जैसे
पैर रखोगे, जैसे कदम रखोगे, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में दिखाई देगा। वाउचर का फॉर्मेट हर कंपनी का अलग अलग हो सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वाउचर का फॉर्मेट एक ही होना पड़ेगा। वाउचर का फॉर्मेट जो यहाँ पे दिया हुआ है ऐसा ही मिलेगा, नहीं, हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, और अपना सुविधा की तरह सब लोग बनाते हैं। ये एक फॉर्मेट बेसिक वो लोग दिया, किताब टू किताब भी वेरी कर सकता है, ठीक है। तो ये सब ना देखने से भी चलता है, आइडिया के लिए क्या है मैं समझा दिया, ठीक है। बहुत लोग डर के बोलते हैं सर ये पढ़ाई करे, ये नहीं, मैं जो जो बोलूंगा वो वैसे करो, बस फुल मार्क्स, ठीक है, एकदम डरो। ओके सर, अभी इसके बाद जो पढ़ाई शुरू होगा, जो मेन प्रैक्टिकल के लिए जो मेन चीज है खाने वाला, वो यही है अकाउंटिंग इक्वेशन। जो याद करो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में मैं पढ़ा दिया था, द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर 2 में, वही से शुरू हो रहा है आज का पढ़ाई, और यही मेन प्रैक्टिकल पार्ट है जर्नल समझने के लिए। अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसको मैं लास्ट इंट्रोड्यूस किया था तुम लोग के सामने एज बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, याद है ना। तो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन हो गया a इज इक्वल टू एल प्लस सी, ठीक है ना, a इज इक्वल टू एल प्लस सी। तो हेडिंग दो वंस अगेन, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन या अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू क्या? a इज इक्वल टू एल प्लस सी। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, याद है ना, मैं समझाया था, ये लास्ट टू लास्ट क्लास समझा दिया था, ठीक है। हमेशा हर ट्रांजैक्शन होने के बाद या पहले ये इक्वेशन बना रहेगा, यानी कि बुक्स में या बिजनेस में जितना भी एसेट रहेगा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी एंड कैपिटल रहेगा। The total of liability and capital will always be equal to total of assets in any business at any point in time. और हर ट्रांजैक्शन के बाद भी ये इक्वेशन बरकरार रहेगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन का धर्म ही है, डुअल एस्पेक्ट ही वही बोलता है, ट्रांजैक्शन में कुछ खोएगा और कुछ मिलेगा, ठीक है ना। जो तुम खोने वाले हो वो वही मिलने वाला है, तो इक्वेशन बरकरार रहेगा, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट एंड एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हम लोग ये आजमा के देखेंगे कि हर ट्रांजैक्शन के बाद ये हो रहा है कि नहीं, तभी और समझ में आएगा और अच्छे से आसानी से जर्नल सीख पाओगे आगे क्लास में, ठीक है। यही अकाउंटिंग इक्वेशन का पढ़ाई आज थोड़ा एनालिटिकली, थोड़ा ट्रांजैक्शन लेवल में जाके देखना पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? मैं जो जो बोला यहाँ तक आसान है ना सबको? एक बार अंगूठा हो जाए, मैं इंश्योर करके आगे बढ़ना चाहता हूँ सबको सब कुछ समझ में आ रहा है। ज्योतिषको ने अंगूठा दिया, ओके, प्रेरक ने दिया, पायल सब ने दिया, बहुत बढ़िया। अंश तू भी क्लियर है ना? तभी ठीक है ना? गुड, फाइट बेटा। नाउ ध्यान से सुनना, सर बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा। देखो यहाँ से ये बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन अगर ये है तो इससे दो चीज तुम डिराइव कर पा रहे हो, a इज इक्वल टू एल प्लस सी, देन c इज इक्वल टू a माइनस एल, l इज इक्वल टू a माइनस सी। बोलो, a अगर l प्लस सी है तो लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी इज टोटल एसेट्स माइनस कैपिटल, टोटल a एसेट्स माइनस कैपिटल, वही वो लोग बोला। और दो इक्वेशन निकल आया यहाँ से, और कैपिटल क्या है? लाइबिलिटी माइनस एसेट्स, सॉरी एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। समझ में आ रहा है ना? तो ये तो सर अलजेब्रा है, हाँ अलजेब्रा। a अगर इक्वल टू l प्लस सी है, l प्लस सी, देन l इज इक्वल टू a माइनस सी एंड c इज इक्वल टू a माइनस l। सर ये तो अलजेब्रा है, हाँ अलजेब्रा ही है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ जेब्रा है, अलजेब्रा है, सिंपल है। ओके क्लियर है? ऑल राइट सर, यहाँ तक तो पूरा क्लियर है, जबरदस्त है। हाँ तो ये मेरे ख्याल से बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो इससे कोई भी चीज तुम निकल पाओगे, ए या एल या सी। समझ में आ रहा है? अगर तुमको एनी पॉइंट इन टाइम कोई पूछे ए कितना है तो निकाल पाओगे, सी कितना है निकाल पाओगे, एल कितना है निकल पाओगे, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन को घुमा के। ओके नाउ सर ये बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन और एक बार समझाइए, और समझाने के बाद ये जो एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल से अपने को सिखाइए कैसे बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन एक ही हो रहा है। हाँ मैं समझा रहा हूँ। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन बोलता है बिजनेस में जितना भी एसेट्स है
बिजनेस में जितना भी एसेट्स है, बिजनेस में ये एसेट्स बिजनेस को कैसे मिला, आसमान से या कोई एक सोर्स है? कोई एक सोर्स है सर। तो बिजनेस का सारा एसेट्स के पीछे या फिर मालिक ले आया, मालिक जिम्मेदार है, या फिर बाहर से उधार में बिजनेस खरीदा, यानी कि बैंक से लोन लेके बिजनेस को पैसा मिला, वो पैसे से एसेट्स आया। तो बिजनेस का जितना भी एसेट्स है वो सब का सोर्स है, बिजनेस तो खुद से नहीं ला पाएगा, या फिर बिजनेस को मालिक जो शुरू किया बिजनेस वही ले आया, या फिर वही मालिक खुद का पैसा ना लाके उधार का पैसा से बिजनेस का एसेट्स ले आया। तो उधार का पैसे से लाया यानी कि लायबिलिटी, और खुद का पैसे से लगाया मतलब कैपिटल। अब वापस आसान करके बोल लो, बिजनेस का जितना भी एसेट्स है वो सारा एसेट्स का कोई ना कोई सोर्स तो है। बिजनेस को क्या अकेला खुद बिजनेस खुद को चला रहा है या मालिक चला रहा है? मालिक चला रहा है। तो बिजनेस का मालिक ये एसेट्स या फिर खुद स्पॉन्सर करके खुद ले आया, या फिर बिजनेस का मालिक ये एसेट्स क्या किया, ये एसेट्स उधार में लेके आया, लोन में लेके आया। तो यहाँ पे कैपिटल नहीं है, यहाँ पे पैसा बाहर वालों का है, लायबिलिटीज है। तो बिजनेस का कोई भी एसेट का सोर्स इधर लायबिलिटीज है या फिर कैपिटल है। तो टोटल एसेट मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यहाँ तक क्लियर है? बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन पूरा क्लियर है? बोलो, अंश को क्लियर है? ओके ग्रेट। ज्योतिष को क्लियर है, प्रेरक को क्लियर है, पायल अंशटिश नहीं समझ में आया तो मेरे को पूछो, ऐसा नहीं है, चैट में पूछ सकते हो, माइक ऑन करके पूछ सकते हो। पायल अंशटिश समझ में आया बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन? ओके चैट मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा माइक ऑन करके बोलो, किसी को कुछ बात करना है तो। चैट अचानक छूट गया सर, नॉट क्लियर। एकदम थोड़ा सा स्ट्रेस देना पड़ेगा पायल। बिजनेस में अगर कोई भी एसेट आ रहा है, पायल माइक ऑन रख सकते हो तो बात कर पाओगे अगर तुमको जो समझ में नहीं आ रहा है। बिजनेस में एसेट्स, कोई भी एसेट्स आया, ये बिजनेस को क्या आसमान से मिला या मालिक या किसी और से मिला? मैं पूछ रहा हूँ, आप जवाब देते रहिए, क्लियर हो जाएगा। सर क्या बोले आप नहीं सुन रहे हो? बिजनेस में जो भी एसेट आया, ये बिजनेस को आसमान से मिला या कोई सोर्स होगा, कोई सोर्स से मिला होगा? कोई सोर्स से मिला होगा। वेरी गुड। तो कोई सोर्स कौन हो सकता है ये सोचो। बिजनेस का ये एसेट का सोर्स इधर मालिक खुद से ले आया, खुद का पॉकेट, मालिक उधार से ले आया। यस सर। अगर मालिक खुद से लाया तो उसको क्या बोलते हैं अपने, कैपिटल या लायबिलिटी? क्या बोलते हैं मालिक खुद से जो बिजनेस में लाता है? कैपिटल। वेरी गुड। देखो तुम पढ़ाई करते हो, इसका प्रूफ है। और मालिक जब बाहर से पैसा लाता है तो ये बाहर का उधार को हम लोग क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। यही तो है। तो बिजनेस में जितना भी एसेट्स आएगा इधर कैपिटल या लायबिलिटी से ही आएगा। यस सर। तो फिर टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी प्लस टोटल कैपिटल। यस। तो यही तो इक्वेशन बोल रहा है ना? ओके ओके सर। क्लियर है? यस सर। पूरा क्लियर है? यस सर। भाग गया ना शीश? भाग नहीं गया मेरे ख्याल से, शीश का वो लाइन उड़ गया। ठीक है, कोई इशू नहीं है, समझ में आ गया ना? तो ये है बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। ये जर्नल समझने के लिए नंबर 1 चीज है। तो जो लोग क्लास कर रहे हो, मतलब दोबारा देखने के लिए, उन लोग को बहुत जरूरी था ये सुनना। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, एनीवे लेट अस कैरी ऑन। जल्दी से सुनना। नेक्स्ट जो चीज मैं बोलने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इसको एनालाइज करने के लिए ये कुछ एग्जाम्पल वो लोग दिया है। नंबर 1 बोला है, ओपन द बैंक अकाउंट इन स्टेट बैंक विद एन अमाउंट ऑफ 4,80,000। अच्छा बोलो, ये एक ट्रांजैक्शन है ना? बिजनेस का पैसे से, बिजनेस का कैश को तुम बिजनेस का बैंक में ट्रांसफर कर दिए, मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, हाँ या ना? मेरे को सब लोग हाँ या ना में जवाब देना, मतलब बोल के नहीं जवाब देना पड़ेगा। मैं एक बार पूछ लूँ सवाल तब बोलना। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि ओपन द बैंक अकाउंट का मतलब क्या है? बैंक अकाउंट खोलने के लिए 4,80,000 देके, मतलब तुम्हारा बिजनेस का कैश घट जाएगा, कैश घट जाएगा 4,80,000,
और बैंक का बैलेंस 4,80,000 से बढ़ जाएगा, हाँ या ना, यस और नो, चैट में लिखो। चैट तो दिखाई नहीं दे रहे बट लिखो, कोशिश कर रहा हूँ चैट लाने का, तुम लोग लिख दो, मैं ले आऊंगा। ठीक, लिखे? हाँ आ गया। यस यस यस, वेरी गुड, सब लोग लिखे यस, वेरी गुड बाय बॉयज एंड गर्ल्स। तो ये जो यस तुम लोग लिखे, इसका मतलब साफ है कि मतलब यही है कि बिजनेस में कैश घट गया और बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो देखो यहाँ पे बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन का क्या होगा सोचते हैं, A इज इक्वल टू L प्लस सी क्या बरकरार रह रहा है ये ट्रांजैक्शन के बाद? हाँ, क्यों? क्योंकि कैश एंड बैंक दोनों ही क्या है, A, बोथ कैश एंड बैंक आर व्हाट, A, L या C? A एसेट, A फॉर एसेट। तो अगर कैश भी एसेट है और बैंक भी एसेट है, एक एसेट बढ़ा और उतने से ही दूसरा एसेट घटा, तो टोटल ए तो सेम ही रहा। मेरा बात समझे? कौन कौन समझे? समझे तो अंगूठा दो। तो हर ट्रांजैक्शन के बाद मैं बोला बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन एक ही रहने वाला है। तो अगर बैंक बैलेंस 4,80,000 से बढ़ा दिए, कैसे? कैश डिपॉजिट कराए, तो तुम्हारा कैश एक एसेट है वो घटा और बैंक बैलेंस दूसरा एसेट है वो बढ़ा, जितने से एक एसेट घटा उतने से ही दूसरा एसेट बढ़ा, तो ए तो अनचेंज्ड है और एल प्लस सी तो कुछ हुआ नहीं, तो इक्वेशन तो अटूट है। मैं क्या बोला, हर ट्रांजैक्शन के बाद इक्वेशन विल बी सेम, बैलेंस्ड। अभी समझ में आया मैं क्या बोलने का कोशिश किया? अगर समझ गए तो अंगूठा दिखाओ। ओके, ज्योतिष को पायल प्रेरक ने अंगूठा दिखाया, अंश, ग्रेट ग्रेट माय बॉयज, ओके ग्रेट, वेल डन, एंड गर्ल्स। ओके, नाउ नंबर टू समझते हैं, बॉट फर्नीचर। सर बॉट का मतलब बाई, बाई का मतलब परचेज, लिख के रखो जिन लोग का ये सब में दिक्कत होता है, बॉट सेल, ठीक है ना। बॉट फर्नीचर फॉर 60,000 रुपीज, 60,000 रुपया देके फर्नीचर खरीदे एंड उसी दिन पेमेंट जो किए, खरीदोगे तो पेमेंट करना पड़ेगा, 60,000 का चेक दे दिए, चेक दे दिए। तो ये भी सेम है ना, फर्नीचर एसेट है और बैंक बैलेंस तुम्हारा घट जाएगा, चेक दिए मतलब बैंक अकाउंट से तुम्हारा घटेगा, तो तुम्हारा बैंक बैलेंस एक एसेट घटा और दूसरा फर्नीचर बढ़ा, तो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगा, चेंज होगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा, सेम रहेगा। समझ में आया? दूसरा वाला ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट अगर समझ में आया तो अंगूठा देना। हाँ ग्रेट, ज्योतिषको एंड प्रेरक, ज्योतिषको एंड प्रेरक, आर यू गाइस देयर, कंफर्टेबल? ओके, ऑल राइट। तीसरा बोला बॉट प्लांट एंड मशीनरी फॉर द बिजनेस 1,25,000 एंड एडवांस 10,000 रुपया कैश दिया किसी को। ये थोड़ा टफ लग रहा है सर। नहीं, कुछ टफ नहीं है, देखो क्या आया, मैं इसको पहले कॉपी कर लूं फिर और अच्छे से समझाऊंगा। ओके, प्लांट एंड मशीनरी खरीदे, प्लांट एंड मशीनरी खरीदे कितने का? 1,25,000 का, और कैश में 1,000 दिए और बाकी 1,15,000 अभी भी क्या है, बाकी है। और ये 1,15,000 क्यों 1,15,000 बाकी है? अरे भाई 1,25,000 का एसेट खरीदे, 10,000 अगर कैश दिए तो बाकी कितना है? 1,15,000, 125 माइनस 10। तो मैं बोलूं इसके वजह से तुम्हारा बुक्स में एसेट आया कितने का? एसेट आया 1,25,000 का, तो एसेट बढ़ा 1,25,000। और मैं बोल सकता हूँ कि कैश तुम दिए कितना? 10,000, तो एसेट घटा भी 10,000, तो एसेट कितना बढ़ा नेट में? एसेट बढ़ा नेट में, एसेट नेट में बढ़ा तुम्हारा कितना बताओ? एसेट नेट में बढ़ा तुम्हारा 1,15,000, 1,15,000 से बढ़ा एसेट। और जो लायबिलिटी है, कैपिटल तो अनचेंज्ड है, मालिक कुछ नहीं दिया, तो लायबिलिटी भी बढ़ा 1,15,000। क्यों? क्योंकि जिस आदमी से तुम रामजी लाल को, तुमको और कितना देना है? 1,15,000, 10 दे दिए तो 1,15,000 देना है।
रामजी लाल से 1,25,000 का मशीन खरीदे तो एसेट 1,25,000 से बढ़ा, कैश उसको दिए 10,000, तो कैश एसेट दूसरा घटा 10,000 से, तो नेट में एसेट बढ़ा 1,15,000 से, और लाइबिलिटी रामजी लाल को देना है 1,15,000, तो लाइबिलिटी भी बढ़ा 1,15,000 से, और कैपिटल कुछ नहीं हुआ, तो A इज इक्वल टू L प्लस C इस ट्रांजैक्शन नंबर 3 के बाद भी इंटैक्ट है? अगर है तो अंगूठा दिखाओ। समझ में आया? ज्योतिषकों को समझ में आया? पढ़ना पड़ेगा। प्रेरक को समझ में आया? शीश को समझ में आया? पायल एंड अंश जल्दी बताओ बेटा, मैं दोबारा समझाऊंगा, कोई इशू नहीं है, लिख सकते हो। समझ में नहीं आया तो लिखने से पहले खुद एक बार पढ़ के देख लो। आसान है, ऐसा कुछ तोप चीज नहीं है। ओके, समझ में आ गया? ओके, रिपीट भाई, यही बोला, बॉट प्लांट एंड मशीनरी बिजनेस के लिए 1,25,000। एक बार पढ़ो, चीज को एक बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार पढ़ो इसको। पायल एंड अंश पढ़ो, खुद से पढ़ो, ऑनेस्टली पढ़ के बताओ ये समझ में आया, ये ट्रांजैक्शन समझ में आया कि नहीं। पढ़ो, पहले पढ़ना पड़ेगा, और होमवर्क पहला 2 यूनिट का करना पड़ेगा, जबरदस्त पढ़ाई करना पड़ेगा। देखो, पढ़ाई नहीं करने से इंप्रूवमेंट नहीं होगा। इस टेस्ट संडे के लिए पढ़ो, हर टेस्ट के लिए पढ़ के तुम लोग का लेवल अप हो जाएगा। पुराना बैच का स्टूडेंट लोग को पूछ सकते हो, उन लोग का हुआ है। अंश पढ़ लिए, पायल आप पढ़ लिए, पायल पढ़ लो पहले। पायल हैव यू रेड? ग्रेट, ओके। तो क्या बोल रहे हैं, अभी समझ में आ गया क्या? खुद से कोशिश कर दो, मैं क्या लिखा समझने का। एक 1,25,000 का एक एसेट खरीदे रामजी लाल से, और रामजी लाल को कैश में दिए 10,000, तो तुम्हारा एसेट कितने से बढ़ा? 1,25,000 से बढ़ा, और 10,000 का कैश तुम्हारा चला गया, तो कैश घटा कितना? 10,000, एसेट घटा भी 10,000, बढ़ा 1,25,000, तो एसेट नेट में कितने का बढ़ा? 1,15,000, और रामजी लाल को अभी भी 1,15,000 मिलता है, लाइबिलिटी भी बढ़ा 1,15,000, तो A इज इक्वल टू L प्लस C है या नहीं है? अगर है तो अंगूठा दिखाओ। ग्रेट, वही बोला, आसान है। ऑफ कोर्स तुम लोग पहला बार पढ़ रहे हो, जो पुराना बैच के बंदे हैं सारे पढ़ चुके हैं ये एक बार, तो कोई इशू नहीं है, बेस इज सेम, डोंट वरी। नाउ आज श्रायण आया नहीं वैसे, ठीक है, ध्यान देना। नंबर 3 हो गया, इसके बाद नंबर 4। सर नंबर 4, ये सुनो, नंबर 4 बहुत आसान है, नंबर 4 बहुत ही आसान है, ठीक है। श्रीश, तुम्हारा नेटवर्क काम नहीं कर रहा, मेरे को समझ में आया, तुम एक बार लॉगिन करके लॉग आउट हो गया, मैं देखा, और फिर लॉगिन किया, ठीक है। नेटवर्क इशू मेरा भी हो रहा था, मैं वही बता रहा था, आज क्लास शुरू से पहले 10-15 मिनट मेरा नेटवर्क ठीक करने में लग गया, वाईफाई को रिस्टार्ट करना पड़ा, जूम को रिस्टार्ट करना पड़ा, लैपटॉप को शट डाउन करके रिस्टार्ट करना पड़ा, तो ये सब प्रॉब्लम होता है, और वेबकैम भी लगाना पड़ता है, तो थोड़ा सेटिंग में 10-15 मिनट खा जाता है। कोई इशू नहीं है, एक आधा दिन का वो होता है, हर रोज तो नहीं होता। ओके, वेदर की वजह से हो रहा है मेरे ख्याल से। एनीवे, लेट अस फोकस पॉइंट नंबर 4, गुड्स परचेज फ्रॉम मेसर्स सुमित ट्रेडर्स। सर आप ये मेसर्स क्या बोले, वो भी थोड़ा समझा दीजिए। पूरा समझाऊंगा बेटा, डोंट वरी। ये जो देखो, गुड्स परचेज फ्रॉम, मैं बोला मेसर्स, MSSRS। हम लोग लड़का को या कोई भी एडल्ट आदमी को, मैन को क्या बोलते हैं? मिस्टर। टाइटल फॉर अ मैन इज मिस्टर। मैन का, वुमन का टाइटल क्या है? अगर सिंगल वुमन है तो मिस बोलते हैं, या फिर मिसेस बोलते हैं, मैरिड है तो, यही तो है। और
अगर कंपनी या एंटिटी है, बिजनेस एंटिटी का भी टाइटल होता है। कोई भी बिजनेस एंटिटी का नाम के पहले अपने उसका टाइटल देते हैं मेसर्स। क्या? मेसर्स। मेसर्स का शॉर्ट फॉर्म होता है M/S। तो देखो M/S बिजनेस एंटिटी का नाम के पहले लिखा रहता है। सर इतना ज्ञान हर चीज में आप देते हो? हाँ, इतना ज्ञान देने से ही तो तुम लोग ज्ञानी बनोगे। तुम लोग को ज्ञानी बना रहा हूँ, महाज्ञानी। ठीक है, तो यही तो है, सीखना पड़ता है ऐसे ही। तो देखो कोई भी बिजनेस एंटिटी का नाम के पहले तुम क्या बैठा सकते हो? मेसर्स। ओके सर, तो इसीलिए ये कॉपी करना है, तुम्हारे ऊपर है, चाहो तो कॉपी कर सकते हो, ज्ञान ही तो है। ओके, तो सर अभी ये ट्रांजैक्शन की वजह से A = L+C का क्या अवस्था होगा, थोड़ा वो सिखाइए। हाँ, कोई बता पाओगे? हाथ उठा सकते हो, अगर किसी को समझ में आ गया तो हेल्प कर सकते हो आंसर लेके। हाथ उठाओ, मैं मौका दूंगा। कोई हेल्प करना चाहते हो ये ट्रांजैक्शन का A = L+C समझाने के लिए? श्रीश, प्रेरक, ज्योतिष को, जो लोग क्लास कर लिए, या अंश और पायल भी कर सकते हो। परचेस किया गुड्स परचेस करने से गुड्स क्या होगा? एसेट। गुड्स क्या होगा? एसेट। तो गुड्स बढ़ा मतलब एसेट बढ़ा, स्टॉक बढ़ा, इन्वेंट्री बढ़ा। तो गुड्स 55,000 का बढ़ा, और क्रेडिट में गुड्स खरीदे, ये क्रेडिट परचेज है। कैसे पता है सर? कैश वर्ड देखो कहीं पे नहीं है और नाम दे दिया, मतलब ये क्रेडिट परचेज है। ये आगे जाके मैं सिखाऊंगा एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस आज ही। ठीक है, तो ये लायबिलिटी बढ़ा, क्रेडिटर बढ़ा मतलब लायबिलिटी बढ़ा। तुमको सुमित ट्रेडर्स को फ्यूचर में देना पड़ेगा, तो तुम्हारा यू आर लायबल टू पे टू सुमित ट्रेडर्स। अगर उधार में किसी से सामान खरीदते हो तो उस बंदे को फ्यूचर में जाके तुमको पैसा वापस करना है। तो पैसा वापस करना या पैसा देना मीन्स एन ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मीन्स लायबिलिटी। तो तुम्हारा लायबिलिटी बढ़ा और स्टॉक ऑफ गुड्स बढ़ा। स्टॉक ऑफ गुड्स इज योर एसेट एंड लायबिलिटी इज जो देना है। हाँ है ना? तो A = L+C यहाँ पे भी इंटैक्ट है, क्योंकि 55,000 से राइट हैंड साइड बढ़ा और 55,000 से लेफ्ट हैंड साइड बना। क्लियर है तो अंगूठा हो जाए, क्लियर है तो अंगूठा हो जाए। पायल को क्लियर है, अंश को क्लियर है, ज्योतिष को क्लियर है। वेरी गुड माय बॉयज, सबको क्लियर है, प्रेरक शेष को। ओके, ऑल राइट। तो सर यही है, हाँ यही है एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये मैं लास्ट वाला छोड़ दिया था तुम लोग को भी, पुराना मैच को भी लास्ट वाला नहीं करा था, वो लोग बीच में दे दिया पीछे का चीज। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना। अभी डेबिट क्रेडिट लेके ज्ञान दूंगा और डेबिट क्रेडिट का रूल्स दूंगा, और रूल्स डेबिट क्रेडिट का सीखने के बाद जर्नल तुम लोग कर पाओगे। जर्नल करने के लिए रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट एंड ट्रांजैक्शन अभी बोलूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करता हूँ। अभी बुक से नहीं, अभी पूरा कॉपी में और बोर्ड में काम होगा। बोर्ड एंड कॉपी, मैं बोर्ड में बोलते रहूंगा, सिखाते रहूंगा, और तुम लोग कॉपी में वो कॉपी करते रहोगे और सीखते रहोगे। ठीक है, ऑल राइट। अभी हेडिंग दो, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये है महा टॉपिक। इसके बाद इससे जर्नल में हम लोग घुस जाएंगे। ये जर्नल का प्रीकर्सर है और मेन। अभी भी सर हम लोग क्या किए? एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन से किए, यस। अभी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे ट्रांजैक्शंस को फिट किया जाता है वो सीखे, और अभी स्ट्रेट अवे एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस से कैसे जर्नल में घुस सकते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, अच्छा सर सिखाइए। बिल्कुल, ओके। इसमें पहला चीज जो मेरे को बोलना है वो है, नंबर 1 इज व्हाट इज एन अकाउंट। सॉरी, व्हाट, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, थोड़ा बात कर लूं। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, ये भी थोड़ा शॉर्ट थ्योरी है, और ये समझ में आ जाएगा तो और भी समझ पाओगे। ट्रांजैक्शंस कितना तरह का हो सकता है? नंबर 1, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन में सबसे पहले ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करके मैं सिखाता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या क्या है थोड़ा समझते हैं। पहले कैश या क्रेडिट का नजरिया से, व्यू पॉइंट से, ट्रांजैक्शंस कुड बी कैश ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कैश एंड क्रेडिट, ट्रांजैक्शंस कुड बी क्रेडिट और कैश। सर मतलब क्या है कैश ट्रांजैक्शन का और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का? समझा रहा हूं।
कैश ट्रांजैक्शन का मतलब है वेयर कैश इज इन्वॉल्व। तुमको कैश मिला या तुम कैश दिए, इधर कैश रिसीव किए या कैश पे किए, दोनों में से एक भी होने से वो ट्रांजैक्शन क्या होगा, कैश। कैश लेके क्या कर सकते हो, इधर पे करोगे या रिसीव करोगे, दोनों में से एक, इसके बाहर तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो कैश अगर एक ट्रांजैक्शन में तुमको मिलता है या फिर एक ट्रांजैक्शन में कैश तुम देते हो, दोनों में से कोई भी एक चीज होता है तो वो ट्रांजैक्शन को अपने क्या बोलते हैं, कैश ट्रांजैक्शन। वो ट्रांजैक्शन को अपने कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं। क्लियर है? ओके। नंबर 2, अगर कोई ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व नहीं रहता है और उधार में हम लोग खरीदते हैं, उधार क्रेडिट, तो वैसा ट्रांजैक्शन को क्या बोलेंगे, क्रेडिट। या उधार में बेचते हैं, कैश नहीं मिला तो फिर भी क्रेडिट। मतलब उधार का मतलब हो गया क्रेडिट और कैश का मतलब हो गया नगद कैश। ये तो आसान है बचपन से ही, मतलब कोई बड़ा चीज नहीं है। तो कैश ट्रांजैक्शन के नीचे लिखो वेयर कैश इज इन्वॉल्व्ड, that is either we pay or we receive cash। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में लिखो where no cash is involved, बस। ठीक है। दूसरा तरह का क्लासिफिकेशन ये हो गया एक तरह का, पहला तरह का क्लासिफिकेशन जिसको अपन लोग बोलते हैं कैश या क्रेडिट ट्रांजैक्शन। दूसरा तरह का ट्रांजैक्शन हो सकता है इंटरनल या एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस, इंटरनल या एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस। मैं बीच में एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबको, ऑल स्टूडेंट्स, पुराना नया सारा स्टूडेंट्स को, दिमाग में अचानक आया तो मेरा कॉपी खोल के घर में बहुत अच्छे से पढ़ना, हर कॉन्सेप्ट को समझना, तब जाके इम्प्रूवमेंट होगा। रगड़ के पढ़ाई करना, रगड़ के पढ़ाई करने का मतलब है कॉपी खोल के बुक के साथ, पहले कॉपी देखो फिर बुक से वही चीज देखो। समझ में नहीं आया तो मेरे को पूछो, मैं वॉइस नोट छोड़ूंगा व्हाट्सएप में, बट पढ़ाई करो। ये अगर समझ में आ गया तो तुम लोग को काफी सारा चीज समझ में आ जाएगा। सीबीएसई का रिजल्ट घट गया है, वेस्ट बंगाल बोर्ड एंड आईएससी का भी घट जाएगा, घट गया इनफैक्ट थोड़ा बहुत। ठीक है, तो घटा देगा वो लोग, क्योंकि पूरा साल तुम लोग को नहीं मिल रहा है, बट जितना घटा रहे उससे ज्यादा समय कम मिल रहा है। मेरा बोलने का मतलब है घटाने के बाद भी सिलेबस कवर करने के लिए बहुत चाप रहेगा तुम लोग का। तुम लोग को अंदाजा नहीं है कि तुम लोग कौन सा महीने में हो, तुम लोग सितंबर में हो और जस्ट शुरू किए हो, और फाइनल एग्जाम परीक्षा पीछे नहीं होने वाला है। वो लोग अगला साल सब कुछ लेट नहीं करने वाला है। मेरा बात समझ में आ रहा है ना? दोस्तों को भी समझा दो जो लोग अभी भी ट्यूशन नहीं ले रहे, कैजुअल है, पढ़ाई नहीं कर रहे, उन लोग को। सर क्या किया जाए? पढ़ो, पढ़ाई किया जाए, हम लोग तो चालू कर दिए। पढ़ाई तुम घर में करो, पढ़ाई तो हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाई हो सकता है। सबके पास स्मार्टफोन है, घर में लैपटॉप या कंप्यूटर कुछ ना कुछ है, टैब है, इस्तेमाल करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ओके। और बुक्स वगैरह तो सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी मिल ही जाता है, तो पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। नाउ सर ये तो आप डरा दिए बीच में। डराया नहीं बेटा, हकीकत दिखाया, क्योंकि अभी डर के भी अगर तुम काम कर लेते हो, तुम्हारा तब रिस्क एलिमिनेट हो जाएगा खराब रिजल्ट का, तब तुम मेरे को थैंक दोगे। ठीक है, ओके, ऑल राइट। एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रांजैक्शंस। ओके, ये क्या होता है सर, बताइए, लिखो, मैं एग्जांपल दूंगा, पहले लिख लो। When no third party is involved, ऐसा ट्रांजैक्शन को बोलते हैं इंटरनल। When there is a third party involvement, ऐसा ट्रांजैक्शन को बोला जाता है एक्सटर्नल। सर ये थर्ड पार्टी समझा नहीं, समझा रहा हूं।
अच्छा, इसके पहले मेरे को एक बार अंगूठा दिखा के बोल दो, कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्लियर है ना सबको? कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन सबको क्लियर है ना? वेरी गुड माय बॉयज एंड गर्ल्स। नाउ एक्सटर्नल इंटरनल में आते हैं, क्लियर करते हैं पूरा। एक्सटर्नल एंड इंटरनल का मतलब हो गया कि आज अगर मैं बिजनेसमैन हूं, मैं बिजनेस को कुछ दिया, यानी कि कैपिटल, बिजनेसमैन बिजनेस को जो देता है उसको कैपिटल बोलते हैं, या मैं बिजनेस से कुछ उठा लिया तो इसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। तो कैपिटल हो या ड्राइंग्स हो, ये इंटरनल है। क्यों इंटरनल है? इसमें कोई थर्ड पार्टी तो इन्वॉल्व नहीं है। मैं तो बिजनेस तो मेरा ही है, मेरा और मेरा बिजनेस का ट्रांजैक्शन सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसलिए हम लोग भी अलग अलग है, इसलिए ट्रांजैक्शन हम लोग का बीच भी हो रहा है। बट क्या कोई तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व है हम लोग के बीच? नहीं। तीसरा व्यक्ति जहां पे इन्वॉल्व नहीं रहेगा वैसा ट्रांजैक्शन को क्या बोलेंगे? इंटरनल, अंतर्गत। और जो जहां पे तीसरा व्यक्ति के साथ ट्रांजैक्शन होगा, जैसे कि बाहर से किसी से गुड्स खरीदा, बाहर वाले को गुड्स बेचा कस्टमर को, ठीक है ना, बाहर से कोई सर्विस लिया, बाहर से कोई और खर्चा करवाया, ये सारा क्या हो गया? एक्सटर्नल। वाई? देयर इज अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। बिजनेस और बिजनेसमैन के अलावा कोई थर्ड पार्टी जब भी इन्वॉल्व रहेगा वैसा ट्रांजैक्शन को क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल। और जो जहां पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं रहेगा उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल। क्लियर है? क्लियर है तो अंगूठा देखो, एकदम आसान करके बता रहा हूं। ओके, वेरी गुड माय बॉयज। अंश क्लियर नहीं है? अंश ओके, ज्योतिष को ओके, ग्रेट, ओके, ऑल राइट। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस तुम लोग लिख लिए, अभी लिखो व्हाट इज एन अकाउंट, जो लिखा रहा था। एक बार बीच में बोल दे रहा हूं, आज का क्लास में कंसेप्चुअली बहुत हेवी चीजें सीख रहे हो, ये अभी पता नहीं चलेगा, जब घर में जाके खुद से अकेला पढ़ोगे तब पता चलेगा। और नेक्स्ट 2-3 क्लास में जर्नल जब तक मास्टर नहीं बनते हो जर्नल में, तब तक ये हेवी लोड चलते रहेगा, कंसेप्चुअल बर्डन, मेरे को पता है। और प्रैक्टिकल क्लास पता ही नहीं चलेगा जैसे 1.5 घंटा कब खत्म होगा, ठीक है ना। तो मैं, जो लोग जर्नल कर रहे हो मेरे पास पुराना बैच से भी, उन लोग को भी, मतलब सबको, तुम सबको बोल रहा हूँ जो लोग क्लास कर रहे हो अभी, नेक्स्ट ये क्लास कंटिन्यू होगा नेक्स्ट ट्यूसडे, क्योंकि बीच में जो संडे आएगा, आज थर्सडे है, बीच में संडे तो वो अपना वो है, टेस्ट है नया बैच वालों का, सिर्फ पहला 2 चैप्टर में। तो आप लोग घर में तो अच्छे से पढ़ोगे, जम के पढ़ोगे। ट्यूसडे आने से पहले आज जहां तक पढ़ाऊंगा वो अच्छे से पढ़ लेना, और ट्यूसडे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज ये अभी व्हाट इज एन अकाउंट समझाने के बाद मैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट समझा दूंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बाद रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे। तो आज का क्लास में सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स तक ही कराऊंगा। लॉजिकली वहां तक रखने से ही तुम लोग याद रख पाओगे और वहीं से कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो वापस रूल्स ऑफ क्रेडिट डेबिट क्रेडिट मेरे को रिपीट करना ही है ट्यूसडे, तो फायदा नहीं है। तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट से नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे। आज व्हाट इज एन अकाउंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन अकाउंट मैं समझा के क्लास खत्म करूंगा, ठीक है? ओके, मैं बोल दिया प्लान, और खत्म नहीं करूंगा, उसके बाद जो क्वेरी है आज का या पहले का वो पहले सॉल्व करूंगा, ठीक है? क्वेरी टाइम। सो व्हाट इज एन अकाउंट? अच्छा, तुम लोग सुनते हो ना क्लास में, स्कूल में सुने होंगे कि कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, फिर हैना अकाउंट, तेना अकाउंट। तो ये अकाउंट होता क्या है? एक आइटम इन बिजनेस का पूरा हिसाब उसका अकाउंट में रहता है। ऐसा हर आइटम ऑफ बिजनेस का अलग अलग अकाउंट अपने खुलते हैं। हिंदी में बोला, अभी इंग्लिश में लिखा दूंगा। तो हर एक आइटम इन बिजनेस का कंट्रोल के लिए उसका एक अकाउंट खोला जाता है, ठीक है? ठीक है, तो लिखो, टू हैव अ कंट्रोल on the items of business, we maintain their accounts। यही तो है, ठीक है? नाउ हेडिंग दो, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है और इसमें क्लास वर्क भी कराऊंगा, टाइम लगेगा, ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स ये पहले समझाऊंगा, लिखाऊंगा और इसका एक क्लास वर्क कराऊंगा, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ओके,
लिख लिए ना? ओके, मैं एक बार इसमें जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि इसमें है तो जल्दी हो जाएगा। ऑलराइट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या है सर? बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत हेवी टॉपिक है और अच्छे से याद रखना, और ये ट्यूसडे यहाँ तक बहुत अच्छे से पढ़ के आना, तब जाके ट्यूसडे का क्लास आगे बढ़ा पाऊंगा, ठीक है? कॉपी करते रहना। अकाउंट्स दो तरह का होता है, पहले मैं लिखा रहा हूं, पर्सनल अकाउंट्स एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है? उसके बाद पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट एक ऐसा होता है, अकाउंट होता है विच इन्वॉल्व्स अ पर्सन, एन अकाउंट, कॉपी करते रहो, विच इन्वॉल्व्स a real or an artificial juridical person, artificial spelling लिख दे रहा हूँ, juridical person is a personal account. An account which involves the real, no, थोड़ा सा मैं करेक्ट चेंज करा के लिखा रहा हूँ, an account which involves a person is a personal account, बस यही लिखो। इसके नीचे लिखो, person includes an artificial juridical person. अब ध्यान देना, अब मैं इसको समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनना माय फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स। ये इसका मतलब क्या है सर, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का? समझा रहा हूं, डोंट वरी। ओके, तो पर्सनल अकाउंट हो गया एक ऐसा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट हो गया एक ऐसा अकाउंट जहां पे, सॉरी, जहां पे एक पर्सन इन्वॉल्व रहता है। अब पर्सन का मीनिंग, अच्छा बोलो, आप पर्सन हो? हाँ। मैं पर्सन हूं? हाँ। हम लोग रियल पर्सन है या आर्टिफिशियल? रियल। तो सर आर्टिफिशियल, ये जुरिडिकल का मतलब क्या है? लीगल। जुरिडिकल का मतलब है लीगल, लिख के रखो, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो ये आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन या लीगल पर्सन कौन होते हैं सर? ध्यान से सुनना, ये आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन या लीगल पर्सन होते हैं कोई भी संस्था जो कानून का आंखों में व्यक्ति है। हम लोग के लिए, हम लोग व्यक्ति किसको समझते हैं? इंडिविजुअल्स लाइक यू, मी, लिविंग बींग्स, ह्यूमन बींग्स। बट कानून का आंखों में एक स्कूल, एक संस्था है, एक स्कूल भी एक पर्सन है। स्कूल के ऊपर तुम केस कर पाते हो, स्कूल भी तुम्हारे ऊपर केस कर पाता है। हाँ, तो कानूनी हक स्कूल को भी है। स्कूल नहीं, कोई कंपनी को भी है, क्लब को भी है ना? कानूनी व्यक्ति को बोला जा रहा है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो पर्सनल अकाउंट मतलब कोई भी अकाउंट, कोई भी व्यक्ति का अकाउंट, वो व्यक्ति चाहे असली हो या फिर कोई कानून का आंखों में नकली व्यक्ति। समझ में आया? समझ में आया तो एक बार अंगूठा हो जाए। Any account which involves, very good, any account which involves a person is a personal account. अब पर्सन का मतलब सिर्फ सीमित मत रखो अपना
सोच को। पर्सन का मतलब सिर्फ हम लोग नहीं है, कानून का आंखों में जो भी व्यक्ति है वही पर्सन है, ठीक है। तो कानून का आंखों में जो पर्सन है, जो रियल पर्सन नहीं है, वैसा व्यक्ति को अपने क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। सर कानून का आंखों में वो पर्सन कैसे होता है? कानून का आंखों में वो पर्सन होता है, कैसे पता चलता है? जैसे कि जिसके पास कानूनी हक है, जिसके पास क्या है, कानूनी हक। कानूनी हक का मतलब सर, कानूनी हक का मतलब वो अपना नाम पे खुद खरीद पाता है। एक स्कूल तो एक व्यक्ति है कानून का आंखों में, हाँ। एक क्लब, एक हॉस्पिटल, एक ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कानूनी व्यक्ति है। हाँ बोलो अंश, क्या बोलना चाहते हो? अंश, यू wanted to say something? ओके, अंडरस्टूड, सबको अंडरस्टूड है। पर्सनल अकाउंट, any account which involves a person, be it a real person or an artificial juridical person, is a person, ठीक है। देखो what, who is an artificial juridical person, लिखो। सब कुछ लिखा दे रहा हूँ और कॉपी खोल के देखना, देखो ये वेस्ट ना हो। मैं सब कुछ लिखा देता हूँ, स्टूडेंट लोग पढ़ता नहीं है, फिर वही चीज वापस पूछता है, मेरे को लगता है वाह, ठीक है, ऐसा ना हो, पढ़ना पड़ेगा। तो लिखो who is an artificial juridical person, वो भी लिखा दूं, देखो। An artificial juridical person is not a real person, is not a real person, but a person in the eyes of law. An artificial juridical person is not a real person, but a person in the eyes of law. An artificial juridical person is not a real person, but a person in the eyes of law. क्लियर है? ये रियल पर्सन नहीं है, बट पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ है। ओके, नाउ ओके, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट का फिर क्या होगा सर, थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल बताऊंगा, डोंट वरी। लिखो, लिखो, एन अकाउंट, सेम लैंग्वेज होगा सर, तो यही कॉपी कर दीजिए। हाँ, तुम लोग कॉपी नहीं कर पाओगे, तुम लोग को लिखना पड़ेगा। लिखो, एन अकाउंट विच डज नॉट इन्वॉल्व, which does not involve a person, which does not involve a person is a impersonal account. क्लियर है? कॉपी कर लिया, कॉपी। उसके नीचे इम्पर्सनल अकाउंट वापस दो किस्म का होता है। इम्पर्सनल अकाउंट वापस दो किस्म का होता है। क्या क्या सर? रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, रियल एंड नॉमिनल, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट वापस ऑफ टू टाइप्स, रियल एंड नॉमिनल। तो अल्टीमेटली लोग बोलता है अकाउंट तीन तरह का है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। वापस बोलूं, अकाउंट्स दो तरह का मैं बोला, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सन इन्वॉल्व करने वाले को पर्सनल कहते हैं, जहां पे पर्सन इन्वॉल्व नहीं है उसको क्या बोलते हैं, इम्पर्सनल। तो जो पर्सन रहेगा वो पर्सनल हो गया, बाकी सारा इम्पर्सनल हो गया। इम्पर्सनल वापस दो तरह का है, वो समझाऊंगा, रियल या नॉमिनल अकाउंट। तो अल्टीमेटली तीन तरह का ही बेसिक अकाउंट हुआ ना, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। हाँ है ना? तो यही है, हाँ है तो एक बार अंगूठा हो जाए। तो अल्टीमेटली तीन तरह का अकाउंट हुआ, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। गिनती करो, ठीक है ना? तो यही है। ओके सर, सर रियल एंड नॉमिनल क्या है समझा दीजिए। रियल का मतलब है, इसको और डिप में जाएंगे, ऑल एसेट्स, ऑल एसेट अकाउंट्स आर नोन एज रियल, आर नोन एज रियल, रियल अकाउंट्स।
मैं एग्जाम्पल तीनों अकाउंट्स का, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, तीनों अकाउंट्स का एग्जाम्पल नीचे दे रहा हूं, बट पहले लिख लो। जितना भी एसेट अकाउंट्स उन लोग को हम लोग बोलते हैं रियल अकाउंट्स, और जितना भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है वो सारा को, एंड इनकम्स एंड गेन्स आर नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट्स ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन, खाली याद रखना पड़ेगा। एंड रियल अकाउंट्स रिप्रेजेंट ऑल एसेट्स। ठीक है, तो यही है सर। इसके नीचे एग्जांपल लिखाएंगे। हाँ, examples of personal, real and nominal। ठीक है, पर्सनल अकाउंट्स का एग्जांपल हो गया डेटर। डेटर इज अ पर्सन, कोई व्यक्ति होगा। क्रेडिटर, बैंक। कैपिटल क्या है? मालिक का अकाउंट, मालिक भी तो पर्सन है। ये सारा पर्सनल है, ये सारा पर्सनल अकाउंट्स है। ठीक है ना। वापस क्या क्या लिखा देखो, डेटर, क्रेडिटर, बैंक, कैपिटल एटसेट्रा। ठीक है, रियल अकाउंट्स का एग्जांपल क्या है सर? बता रहा हूं। रियल अकाउंट्स का एग्जांपल हो गया फर्नीचर। एसेट्स क्या क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, पीएम लिखा, प्राइम मिनिस्टर नहीं। ठीक है, कैश। ठीक है, कोई भी एसेट, मोटर कार, ये सारा क्या है? रियल। नॉमिनल अकाउंट्स का एग्जांपल क्या है सर? नॉमिनल अकाउंट्स मतलब खर्चा। खर्चा क्या है? परचेस, तुम परचेस किया, खर्चा है। सेल किया, इनकम है। परचेस, सेल्स, ये सारा नॉमिनल है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो सब लोग अंगूठा दो, और कॉपी हो गया तो अंगूठा दो। कॉपी हो गया और क्लियर है तो अंगूठा दो। प्रेरक ने अंगूठा दिया। ओके, कॉपी करके अंगूठा दे दो। हाँ, कॉपी कर लो। जतीश को लिखा, कॉपी कर रहा हूँ सर। हाँ बिल्कुल, सब लोग कॉपी कर लो प्लीज, कॉपी। ओके, वेरी गुड, सबका कॉपी हो गया। यहां तक मैं एक बार शुरुआत से सम अप करूंगा। शुरुआत से आज जो पढ़ाया रिवाइज कराऊंगा और सम अप करूंगा, उसके बाद क्वेरी लूंगा, उसके बाद छोड़ूंगा। मैं बोला था समय, मेरे को पता था कितना होने वाला है, तो 5 मिनट अभी बाकी है। ओके, अब ध्यान से सुनना। मैं चैप्टर शुरू किया आज का क्लास यहाँ से, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन क्लास चैप्टर 3 फ्रेश टॉपिक। वहां पे पहला टॉपिक हम लोग क्या देखे? बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन सोर्स डॉक्यूमेंट। मैं बोला कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए आपका एक सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है ना। एवरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड मस्ट हैव अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। फिर मैं समझाया वाउचर क्या है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वाउचर। उसके बाद हम लोग फोकस किए ऑन द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, जो लास्ट टू लास्ट क्लास में सीखे थे, जिसमें सीखे थे ऑल एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू लायबिलिटीज एंड कैपिटल। उसको और अच्छे से समझाया, और उसका 2 वेरिएशन अलजेब्राइक इक्वेशन फोकस करना। a इज इक्वल टू एल प्लस सी, तो फिर l इज इक्वल टू a माइनस सी, c इज इक्वल टू a माइनस एल, ये भी समझ में आया। और फिर हम लोग 3-4 ट्रांजैक्शन लेके आजमा के देखे इज इक्वल टू एल प्लस सी हो रहे कि नहीं,
एनालिसिस की। फिर हम लोग सीखे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। मैं बोला कैश ट्रांजैक्शन हो सकता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो सकता है, जहां पे कैश इन्वॉल्व है कैश, जहां पे उधार में लिए तो क्रेडिट। फिर मैं बोला इंटरनल एंड एक्सटर्नल हो सकता है। इंटरनल मतलब थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक्सटर्नल मतलब थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। एंड लास्टली मैं बोला अकाउंट क्या होता है, हिसाब, और अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, मतलब पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल मतलब पर्सन इन्वॉल्व रहेगा, पर्सन का मतलब सिर्फ सीमित मत करना, सिर्फ लिविंग व्यक्ति नहीं, नॉन लिविंग आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन भी पर्सन है, ठीक है। एंड लास्टली मैं एग्जांपल दिया। रियल मतलब ऑल एसेट्स, नॉमिनल मींस ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, यहां तक ही लगेगा। फिर इसके आगे क्या करेंगे नेक्स्ट डे वो बोल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, फिर क्वेरी लूंगा। नेक्स्ट डे जो कि है ट्यूसडे, बिकॉज संडे इज अ टेस्ट। नेक्स्ट डे लिख रख रहा हूं संडे टेस्ट, संडे टेस्ट सिलेबस, और टेस्ट कंपलसरी होता है, सिलेबस फर्स्ट 2 चैप्टर्स। नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे मतलब कमिंग संडे का बाद वाला संडे, दोनों बैच का ओल्ड न्यू पेरेंट टीचर मीटिंग होगा, ठीक है। फर्स्ट 2 चैप्टर्स एंड अच्छे से टेस्ट देना इसकी, ओके। फिर नेक्स्ट तुम्हारा उसके बाद तुम लोग का नेक्स्ट क्लास होगा ट्यूसडे। ट्यूसडे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। टॉपिक होगा रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट और जर्नल। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट सीखने के बाद तुम लोग जर्नल कर पाओगे, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अभी बोलो डाउट्स। देखो टाइम मेरे को पता था यहाँ तक ही हो पाता, जल्दी से बोलो डाउट्स किसका किसका है। जो भी डाउट्स है माइक खोल के बोल सकते हो, आज का या पहले का या कोई और क्वेरी आप लोग पूछ सकते हो मेरे से। नो डाउट्स प्रेरक, ओके। अंश, पायल खास करके, ज्योतिष को तुम भी पूछ सकते हो। एनी डाउट गाइस? पढ़ाई करोगे तो डाउट आएगा, पढ़ाई करो। आई प्रिज्यूम देयर इज नो डाउट राइट गाइस, रिएक्ट तो कर। ओके, सो आई एम प्रिज्यूमिंग देयर इज नो डाउट। नो डाउट ज्योतिष को लिखा। अंश एंड पायल हो या नहीं हो? अच्छा अंश ने कहा नो सर। पायल आर यू देयर? ओके ग्रेट, गुड नाइट गाइस, हैप्पी स्टडिंग। पढ़ाई करते वक्त जो भी डाउट आएगा एग्जाम के लिए मेरे को व्हाट्सएप करना, मैं जरूर क्लियर करूंगा। ऑल द बेस्ट, सी यू गाइस ऑन संडे एंड द अदर गाइस पुराना बैच वाले भी दे दूंगा। आज का बैकअप क्यों दूंगा अंश, क्लास तो कर रहे हैं फिर बैकअप क्यों मांग रहे हैं? ठीक है दे दूंगा अगर रहेगा तो, डोंट वरी, ठीक है। ओके चलो, ऑल राइट गाइस, सी यू ऑन संडे। दे दूंगा अंश।